हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट सेमेस्टर में। स्टूडेंट्स, आप सभी के बीकॉम सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। जिन बच्चों की सिक्स सेमेस्टर की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप अब एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हो चुके हैं। अब आप अपने पीजी के लिए जाओगे, या फिर अगर आपको जॉब करना होगा तो आप जॉब के लिए जाओगे। तो आप सभी के लिए शुभकामनाएं कि आप जीवन में तरक्की करें, आगे बढ़ें और ऐसे ही निरंतर जीवन में प्रयासरत रहें। बाकी जो बच्चे सेकेंड सेमेस्टर में थे वो अब थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं, जो बच्चे फोर्थ सेमेस्टर में थे वो फिफ्थ सेमेस्टर में आ चुके हैं। और आपकी क्वेरी आ रही है कि सर बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस क्या है, एक बार हमें बता दीजिए। तो इस वीडियो में हम बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ बीकॉम थर्ड सेमेस्टर की तैयारी आपको कैसे करनी है ये भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो बीकॉम थर्ड सेमेस्टर यानी कि आप बीकॉम के सेकेंड ईयर में प्रवेश कर चुके हो और आपके सिलेबस में ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। कौन कौन से? कंपनी लॉ, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये तीन सब्जेक्ट है। अगर आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रहे हो तो, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रहे हो तो हो सकता है कि बीआरएफ के अलावा एक और सब्जेक्ट आपके सिलेबस में दिखे, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। लेकिन मेरा ये एडवाइस रहेगा कि अगर आपके पास ऑप्शन है बीआरएफ यानी बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कोई एक सेलेक्ट करने का, तो आप डेफिनेटली बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को सिलेक्ट करिएगा। ठीक है, बाकी क्लासेस हमारी दोनों ही सब्जेक्ट की चलने वाली हैं। तो टोटल आपके तीन सब्जेक्ट्स हैं, कंपनी लॉ, कॉस्ट अकाउंटिंग और बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसके अगर हम डिटेल सिलेबस की बात करें तो डिटेल सिलेबस यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कंपनी लॉ के बारे में। कंपनी लॉ में आपको क्या क्या पढ़ना है जी, सेमेस्टर थर्ड का ये है। देखिए, कंपनी लॉ में आपको सबसे पहले पढ़ना है स्टूडेंट्स कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में, कंपनी के नेचर और कंपनी के टाइप्स के बारे में, कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनीज इनटू प्राइवेट कंपनी, किसी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, आप ये पढ़ोगे। साथ ही साथ आप प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, आप ये भी पढ़ोगे। फिर आप कंपनी के फॉर्मेशन, प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन का पूरा प्रोसीजर देखोगे। इसके अलावा कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, इसके बारे में भी आपको यूनिट 1 में पढ़ाया जाएगा। यूनिट 2 की बात करें तो यहाँ पे आप शेयर्स के बारे में पढ़ोगे। यहाँ पे आप शेयर कैपिटल के काइंड्स के बारे में पढ़ोगे, आप शेयर का अलॉटमेंट कैसे होता है उसका पूरा प्रोसीजर पढ़ोगे। मेंबर्स की कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं वो आप पढ़ोगे। मेंबरशिप अक्वायर करने के कौन कौन से मोड्स, कौन कौन से तरीके होते हैं। राइट्स एंड लाइबिलिटीज, मेंबर की क्या राइट्स होते हैं, क्या लाइबिलिटीज होते हैं। शेयर्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है, क्यों होता है, ये आप पढ़ोगे। साथ ही साथ यूनिट 3 में आप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ोगे। मैनेजमेंट में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनकी क्या ड्यूटी होती है, कितने प्रकार के डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है, होल टाइम डायरेक्टर किसे कहते हैं, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इनका क्वालिफिकेशन क्या होता है, इनका डिसक्वालिफिकेशन क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इन सब की ड्यूटीज क्या होती है, इनका वेकेशन होता है तो उसका वेकेशन के लिए हम क्या उसके लिए प्रावधान होते हैं, रेजिग्नेशन के क्या क्या प्रावधान होते हैं, डायरेक्टर्स को रिमूव कैसे किया जाता है। साथ ही साथ कंपनी की मीटिंग्स कब होती हैं, कंपनी की मीटिंग्स कितनी प्रकार की होती हैं, कोरम किसे कहते हैं, कंपनी की मीटिंग में कितने मिनिमम मेंबर ऑफ मेंबर्स की आवश्यकता है, ये आप पढ़ोगे। कि कोई भी अगर कंपनी की मीटिंग हो रही है तो उसका कोरम क्या है, कोरम का मतलब कम से कम कितने सदस्य वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए। साथ ही साथ कंपनी में रेजोल्यूशन कैसे पास किया जाता है, रेजोल्यूशन कितने प्रकार का होता है, मिनट्स क्या होते हैं, जब कंपनी की मीटिंग चल रही होती है तो उसमें मीटिंग की पूरी रिकॉर्डिंग की जाती है, मिनट्स उसे कहते हैं। तो मिनट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, मिनट्स क्या होते हैं, इसके बारे में आप पढ़ोगे। फिर यूनिट 4 में आप पढ़ोगे मेजॉरिटी पावर्स एंड माइनॉरिटी राइट्स। यू नो, एक यूनिवर्सल रूल है, मेजॉरिटी ऑलवेज रूल्स। जिसकी संख्या ज्यादा वही इंसान साम्राज्य खड़ा करता है, वही वही राज करता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में प्रावधान बनाया गया है कि मेजॉरिटी अपने पावर्स का मिसयूज करके जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ कुछ अत्याचार न करे, उनके साथ किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार न करे, उनको प्रताड़ित न किया जाए। इस मकसद से मेजॉरिटी और माइनॉरिटी पावर्स की के प्रोविजंस यहाँ पे बनाए गए हैं। तो आप यहाँ पे यूनिट 4 में पढ़ोगे कि मेजॉरिटी के कौन कौन से पावर्स होते हैं, माइनॉरिटी के कौन कौन से राइट्स होते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, माइनॉरिटी के राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, ऑपरेशन और मैनेजमेंट को कैसे प्रिवेंट किया जाए,
मिसमैनेजमेंट को कैसे प्रिवेंट किया जाए, वाइंडिंग अप कितने प्रकार का होता है, वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन कैसे दायर किया जाता है एनसीएलटी के अंदर, ऑफिशियल लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट क्या होता है और ऑफिशियल लिक्विडेटर की ड्यूटीज क्या होती है, ये सारे टॉपिक्स आप केवल कंपनी लॉ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं। अगला सब्जेक्ट है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर हम डिटेल सिलेबस की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आप सबसे पहले पढ़ोगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग कहते किसे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग का नेचर क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप क्या होता है, इसका दायरा क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या एडवांटेजेस है, कॉस्टिंग सिस्टम किसे कहते हैं, कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, कॉस्ट का क्लासिफिकेशन पढ़ोगे कि कितने प्रकार का कॉस्ट होता है, साथ ही साथ मटेरियल क्या होता है, मटेरियल को परचेज करते समय कौन सी अकाउंटिंग होती है, मटेरियल का स्टोरेज कैसे किया जाता है, स्टोरेज की अकाउंटिंग कैसे होती है, मटेरियल का कंट्रोल कैसे किया जाता है, स्टॉक लेवल्स कितने प्रकार के होते हैं, इन्वेंट्री क्या होता है, कंट्रोल टेक्निक्स किसे कौन कौन सी होती है, प्राइसिंग मटेरियल इशूज, जो आपके मटेरियल्स इशू कर रहे हो आप उसकी प्राइसिंग कैसे की जाती है, उस प्राइसिंग के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, फिर आप लेबर के बारे में पढ़ोगे, लेबर क्या होता है, ठीक है, लेबर कितने प्रकार का होता है, आइडल टाइम किसे कहते हैं, ओवर टाइम किसे कहते हैं, लेबर टर्नओवर क्या होता है, लेबर टर्नओवर का क्या इफेक्ट होता है कंपनी के ऊपर, साथ ही साथ आप क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स पढ़ोगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स पढ़ोगे, मशीन आवर रेट, ये सारे टॉपिक्स आप यूनिट 2 में पढ़ने वाले हैं। यूनिट 3 में आप पढ़ोगे यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग, एक कॉस्टिंग का मेथड है जो आप यूनिट 1 में सबसे पहले कॉस्टिंग के डिफरेंट मेथड्स के बारे में पढ़ोगे, तो वहीं पे आपको एक कॉस्टिंग का मेथड पढ़ाया जाएगा, यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग या सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। उसी कॉस्टिंग के बारे में एक पूरा यूनिट ही दे दिया गया है, उस पूरे कॉस्टिंग की कैसे अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं, उसमें कौन कौन से प्रोविजंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, कैसे टेबल्स बनाने होते हैं, कैसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होता है, ये आप यूनिट 3 में यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ोगे। कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं, टेंडर प्राइस क्या होता है, रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, ये पूरा आप यूनिट 3 में पढ़ोगे। यूनिट 4 में आप पढ़ोगे प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में, प्रोसेस अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल वेस्टेज को कैसे ट्रीट किया जाता है, ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग किसे कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ठीक है, प्रॉफिट ऑन कंप्लीटेड और अनकंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट पे प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अनकंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट पे प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, साथ ही साथ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स आप यूनिट 4 में पढ़ने वाले हो। अभी हम इन टॉपिक का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बस हम आपको ये बता रहे हैं कि कौन कौन से सिलेबस के टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से सिलेबस में टॉपिक्स आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यूनिट 4 में आप पढ़ोगे, सॉरी यूनिट 4 तो हो गया, अगला सब्जेक्ट जो आपका है उसका नाम है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में अगेन आपके 4 यूनिट्स हैं। पहले यूनिट में आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ोगे, दूसरे यूनिट में भी आप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही पढ़ोगे, तीसरे यूनिट में आपको एक नया कानून देखने को मिलता है, दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। फोर्थ यूनिट में भी आपको एक नया कानून देखने को मिलता है, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो ये 3 मेजर लॉज हैं जो आप बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में पढ़ने वाले हो। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ोगे, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के क्या इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट के कितने टाइप्स होते हैं। फिर थर्ड यूनिट में आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के बारे में पढ़ोगे, गुड्स किसे कहते हैं, सेल ऑफ गुड्स क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल ऑफ गुड्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स क्या होता है। साथ ही साथ आप वारंटी गारंटीज के बारे में पढ़ोगे यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 4 में आप पढ़ोगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जैसे कि चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये क्या होते हैं, इसके लिए कौन कौन से प्रोविजंस इस कानून के अंदर दिए गए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर। तो ये सारे टॉपिक्स आप बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने वाले हो, ये 3 सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, ऊपर ऊपर से हमने आपको सिलेबस बताया, बस एक ओवरव्यू बताया है कि ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में आने वाले हैं। अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर तैयारी कैसे करें, तो तैयारी करने के लिए आपको बताएं, हर बार की तरह इस बार भी आपका सारथी बैच आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है आपके टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे। अभी उसका प्राइस 699 ही है, उसका प्राइस बढ़ भी सकता है, जैसे बीकॉम 5th सेमेस्टर का प्राइस बढ़ चुका है, बीकॉम 5th सेमेस्टर का प्राइस 800 हो चुका है। तो आप लोग जल्दी से जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। और जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स के डिटेल लेक्चर्स, सारे सब्जेक्ट्स के PYQs, सारे सब्जेक्ट के MCQ प्रैक्टिस सेशन, सारे सब्जेक्ट के थियरी क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन भी आपको इस बार मिलने वाले हैं। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, तो आपको भी निश्चिंत रहना है, आपके लिए भी तैयारी की जाएगी, तैयारी इस बार कराई जाएगी। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की भी हम प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये कोर्स कौन ज्वाइन कर सकता है, अगर आप बीकॉम
ऑनर्स कर रहे हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप बीकॉम इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कर रहे हो और आपका जो सिलेबस है, ये सिलेबस जो दिए गए सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताया, इस सब्जेक्ट से अगर आपका सिलेबस मैच करता है तो आप डेफिनेटली हमारे सारथी बैच को ज्वाइन कर सकते हो। मैंने आपको बताया 3 सब्जेक्ट है, कौन कौन से? कंपनी लॉ, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटी में एक और सब्जेक्ट है जैसे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो अगर आपके सिलेबस में इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी है तो भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को भी कवर कराया जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। बाकी बैच ऑलरेडी आपका स्टार्ट हो चुका है, बैच आपका चल रहा है, क्लासेज आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो जल्दी से जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए, बैच को ज्वाइन करिए। बाकी मिलते हैं आपसे बैच में। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।